नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला आधुनिक काल में। ये यूपी पीसीएस स्पेशल की सीरीज चल रही है जिसका ये 5वां भाग है। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोस का उन्हें पता चलता रहे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश आधुनिक काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात भी उत्तर प्रदेश से ही हुआ था, मेरठ से। 1857 ईस्वी के बाद राजनीति का केंद्र इलाहाबाद हो गया था। खास करके नेहरू परिवार द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाया गया आनंद भवन, और बहुत सारे प्रधानमंत्री यहाँ से हुए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी आदि जो है, कभी न कभी ये लोग जो है उत्तर प्रदेश से ही निर्वाचित होकर के आए थे। तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक काल की जो वास्तुकला है वो धीरे धीरे अंग्रेजों ने जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पे अधिकार किया, वैसे वैसे अपने आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य कराए। और केवल उत्तर प्रदेश में न कह करके हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश के आज जो बहुत सारे ज़िले हैं, तो प्रत्येक ज़िले में आपको अंग्रेज़ों के समय के कोई न कोई स्मारक अवश्य मिलेंगे। वो चाहे ऑफिशियल जो बिल्डिंग्स हैं उनके रूप में हों, चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के रूप में हों, चर्च के रूप में हों, स्कूल कॉलेजेस वगैरह के रूप में हो, या अन्य किसी रूप में हो। तो इसलिए भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हम लोग आज उत्तर प्रदेश के आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश की जो वास्तुकला की शैली थी उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो मित्रों, इसे आप औपनिवेशिक वास्तुकला भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की। तो बहुत सारे जो औपनिवेशिक स्मारक हैं, ये बड़ा कठिन है इस विषय पे वीडियो बनाना, इसके बारे में कुछ कह पाना, फिर भी मैंने प्रयास किया है, आपके लिए कुछ नोट्स भी बनाए हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के तीसरे नवाब के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध शासकों के संपर्क में आई और ये लखनऊ, फैजाबाद वगैरह के आसपास का जो क्षेत्र है वो अवध कहा जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद देश के इतिहास के साथ साथ चला है। उत्तर प्रदेश स्थित कई राज्यों ने 1857 के विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश से ब्रिटिश सरकार का गहरा नाता रहा है। अंग्रेजों के समय में राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण राज्य था। अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के साथ ही उत्तर प्रदेश का औपनिवेशिक वास्तुकला से परिचय हुआ और पारंपरिक यूरोपीय, नवशास्त्रीय और गॉथिक शैली के साथ इंडो इस्लामिक शैली का संयोजन हुआ, जिसे आज साम्राज्यवादी इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। तो ज़्यादातर जो इमारतें बनाई गई हैं वो मिश्रित वास्तुकला का नमूना है। वो इंडो इस्लामिक और यूरोपीय शैलियाँ जो हैं उन दोनों के मिश्रण से बनी हैं। तो साथियों, इन इमारतों के सजावटी डिजाइन साथ ही लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों की कई इमारतें स्पष्ट रूप से पूर्वी और
पश्चिमी या पूर्व और पश्चिम की स्थापत्य कला शैली के सुंदर संयोजन को दर्शाती हैं। इस समय की इमारतें पुराने सामान्य गुंबदों, जो विशेषताएं हैं उनकी, इन इमारतों में आप गुंबद देख सकते हैं, टावर देख सकते हैं। तो ये आधुनिक औपनिवेशिक स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं आप देख सकते हैं चर्चों, शैक्षणिक संस्थानों, आवासीय भवनों, महलों और प्रशासनिक भवनों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, हाई कोर्ट जैसी इमारतों में औपनिवेशिक प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। तो औपनिवेशिक वास्तुकला की पहचान जो है वो समरूपता, यानी एक समान आपको भवन लगभग दिखाई देंगे। भव्य और प्रभावशाली जो सामने का भाग है, अक्सर आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो भवन बनाए हैं या जो निर्माण कार्य किया, सामने से बहुत ही प्रभावशाली और भव्य लगते हैं। और यूरोपीय तथा स्थानीय शैलियों के प्रमुख तत्वों के मिश्रण से इमारतें बनी हैं। इमारतों में प्रायः समान दूरी वाली खिड़कियां, केंद्रीय द्वार, नुकीला या ढलानदार छतें होती हैं। जैसे छतें जो है वो शंकुआकार आप कह लीजिए इस तरह से होती हैं। बहुत बार हम ये देखते हैं कि उसमें जो है क्ले टाइल्स वगैरह का भी उपयोग किया जाता है। तो क्षेत्रीय और स्थानीय उपलब्धता के आधार पर ईंट, पत्थर और प्लास्टर जैसी सामग्रियां जो हैं वो आप देख सकते हैं, उनका प्रयोग इसमें किया जाता था आमतौर पे। तो संयुक्त प्रांत की तत्कालीन राजधानी प्रयागराज में वास्तुकला की कुछ प्रमुख संरचनाएं, जैसे आप देख सकते हैं प्रयाग विश्वविद्यालय, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा जाता है। साथ ही प्रयागराज या इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ऑल सेंट्स कैथेड्रल है, वहाँ पे बहुत बढ़िया चर्च है। शायद एशिया का सबसे बेहतरीन एंग्लिकन कैथेड्रल है। 13वीं शताब्दी के गॉथिक वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन नमूना है ये, जिसे सर विलियम एमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रयागराज में मेयो मेमोरियल हॉल का निर्माण 1879 में आर रॉस्केल बेने ने किया था। मेयो आप जानते हैं, लॉर्ड मेयो का नाम आपने सुना ही होगा, जिनकी हत्या हो गई थी। 19वीं और 20वीं सदी की औपनिवेशिक वास्तुकला को दर्शाता यह हॉल थॉर्नहिल और मेने मेमोरियल लाइब्रेरी के पास स्थित है। इलाहाबाद में थॉर्नहिल रोड भी है। हॉल में 180 फीट ऊंचा टावर है और इसका अंदरूनी भाग लंदन के साउथ केसिंगटन संग्रहालय के प्रोफेसर गैम्बल द्वारा डिजाइन किए गए थे। साथियों, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के अंडमान द्वीप से आते समय एक कैदी द्वारा छुरा या चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और उनकी याद में निर्मित मेयो मेमोरियल हॉल में सार्वजनिक बैठकें, स्वागत समारोह, बॉल आदि का आयोजन किया जाता था। ये काफ़ी ऊंचा हॉल है। वाराणसी में इसी तरह से संस्कृत कॉलेज की जो वर्तमान इमारतें हैं वो गॉथिक शैली में बनी हैं। और 1916 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण प्रारंभ करवाया, जो एशिया की सबसे बेहतरीन वास्तुकला में से एक है। लखनऊ में जो आज राजभवन है, जहाँ जो गवर्नर हाउस है, जो लखनऊ में राजभवन कोठी जो है वो हयात बख्श के नाम पे थी, जिसे मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने अपने निवास के रूप में डिजाइन किया था। भारत की आज़ादी से पहले कोठी हयात बख्श को सरकारी आवास घोषित किया गया था, जो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इसका नाम बदल करके राजभवन कर दिया गया था। तो इसी तरह से साथियों, लखनऊ में वहाँ की जो भूल भुलैया है, इसका बड़ा महत्व है। इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। तो शहर के आप कह सकते हैं कि
पश्चिम हिस्से में हार्डिंज ब्रिज के पास जो है नवाब के किले के बगल में बड़ा इमाम बाड़ा है। 1783 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है कि प्रजा को आश्रय देने के लिए 1784 में नवाब आसफ उद्दौला ने इसे बनवाया था और इसकी जो कारीगरी है वो बहुत ही गजब की है। और इसमें जो है आश्चर्यजनक भूल भुलैया का निर्माण किया गया है, जिसमें अगर आप घुस जाएं तो रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सुंदर मेहराब युक्त हॉल हैं, लोहे और लकड़ी की कड़ियों के बिना जो है इंटरलॉकिंग शैली की छतें हैं, दीवारों पर स्टॉको शैली का आस्तरण है और 5000 मेहराबें जो है वो पर्यटकों को अभिभूत कर देती हैं। और दीवारों के भी कान होते हैं ऐसा कहा जाता है, और ये बात आप लखनऊ की भूल भुलैया में जाके महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से इसके पश्चिम में इमामबाड़ा का प्रवेश द्वार रूमी दरवाज़ा या टर्किश गेट है। वास्तुकला में इसकी जो है आप नवीनता देख सकते हैं। इस्तांबुल के दरवाजे के रेप्लिका के रूप में विशाल 60 फुट का दरवाज़ा यहाँ निर्मित किया गया है और 1783 ईस्वी के अकाल में प्रजा की सहायता के लिए राहत कार्य के रूप में 1786 में इसे भी आसफ उद्दौला ने बनवाया था। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों ने इसे नष्ट करवा दिया और कुछ आगे जाकर विक्टोरिया पार्क भी हैं जहां अंग्रेजों की समाधियां आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ आसपास में बहुत सारी दुकानें वगैरह भी हैं। तो बड़ा और छोटा इमामबाड़ा जो है उसके बीच में अंग्रेजों को क्लॉक टावर बनवाने का बड़ा शौक था। क्लॉक टावर है यूनाइटेड प्रोविंस के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कूपर के आगमन पर नसीरुद्दीन हैदर ने 1880 से 87 के बीच में इसे बनवाया था। ये भारत की बृहत्तम घड़ी मानी जाती थी और इसको बनाने में लगभग उस समय 1,75,000 रुपया खर्च हुआ था। तो इसी तरह से अन्य बिल्डिंग भी है। छोटा इमामबाड़ा है हुसैनाबाद में 1837 से 42 में मोहम्मद अली शाह ने इसे बनवाया था। तो मित्रों, लखनऊ में और भी बहुत सारे भवन हैं, जिसे विधान भवन का निर्माण किया गया, जो आजकल जो विधानसभा का भवन है। इसके 2 विधानमंडल हैं, जिसे काउंसिल हाउस के नाम से भी जाना जाता है। 1922 में सर हरकोट बटलर द्वारा शुरू किया गया था इसे, और इसे विशेष रूप से मिर्ज़ापुर के पत्थर से बनाया गया था और इसको पूर्ण होने में 6 साल का समय लगा। आजकल जो जनरल पोस्ट ऑफिस है लखनऊ का वर्तमान में, कभी वो एक रिंग थिएटर हुआ करता था जिसका उपयोग ब्रिटिश परिवारों को मनोरंजन के लिए किया जाता था। इसका उपयोग अंग्रेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए एक मंच के रूप में भी किया जाता था और यहाँ अंग्रेजी नाटक भी खेले जाते थे। तो इसका निर्माण भी गॉथिक शैली में ईंटों और चूना पत्थर से बिना लोहे का उपयोग किया गया है। काकोरी कांड के दोषियों का मुकदमा यहीं पे चला था और राम प्रसाद बिस्मिल आदि को मुकदमा चला करके फांसी दी गई थी। लखनऊ में औपनिवेशिक वास्तुकला को दर्शाने वाली अन्य इमारतें हैं, जैसे ला मार्टिनियर स्कूल, द रेजिडेंसी, दिलकुशा पैलेस, लाल बाग मेथोडिस्ट चर्च और अन्य चर्च। ला मार्टिनियर स्कूल का निर्माण क्लाउड मार्टिन ने अपने आवास के रूप में कराया था और ये तुर्की और फारसी शैली के समन्वय का एक बेजोड़ नमूना है। इसी तरह से दिलकुशा पैलेस का निर्माण नवाब सादात अली खान ने 1798 से 1824 तक ला मार्टिनियन स्कूल के दक्षिण में एक शिकार लॉज के रूप में अंग्रेजी या यूरोपीय बरोक शैली में कराया था, जो कुछ अवशेषों को छोड़कर अब लगभग खंडहर हो चुका है। इसी तरह लाल बाग मेथोडिस्ट चर्च की नींव अमेरिकन पादरियों द्वारा 1859 में रखी गई और इसका निर्माण भी गॉथिक शैली में हुआ है। ये एक प्रोटेस्टेंट चर्च है। इसी तरह एक चर्च हमें मेरठ में दिखाई पड़ता है। मेरठ में बेगम समरू एक बहुचर्चित नाम है और जो कि फ्रांसीसी कैप्टन समरू थे
उनसे उसका विवाह, वास्तव में मुसलमान थी, बाद में फिर उनसे विवाह करने के बाद ईसाई हो गई थी, और उसने अपने पति के नाम पे एक चर्च बनवाया था जो कि रोमन कैथोलिक चर्च है और यूरोपीय स्थापत्य कला शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आज भी ये चर्च जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में है। यदि आप कभी मेरठ जाएं तो वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है, आप इस चर्च को अवश्य देखें, जो कि आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सरधना नामक स्थान में है ये। इलाहाबाद में 1887 में निर्मित ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च जो है वो एशिया में एंग्लिकन वास्तुकला का उल्लेखनीय उदाहरण है। यह 13वीं शताब्दी की गॉथिक शैली को पूरी तरह से दर्शाता है और भारत के शाही स्थापत्य इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप सिविल लाइन से हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे तो वहीं पर यह चर्च स्थित है। एक बहुत बड़ा गोल चौराहा आपको मिलेगा, उसी के बीच में यह चर्च बना हुआ है। मुख्य प्रवेश द्वार के लिए मूल रूप से इच्छित 2 टावरों के विपरीत केवल क्रॉसिंग के ऊपर का टावर समाप्त हो गया था। 1887 में समर्पित कैथेड्रल लगभग 40 फीट चौड़ा और 130 फीट लंबा है। मित्रों, यहाँ बहुत सारी निर्माण कार्य हुए थे। जहाँ तक औपनिवेशिक स्थापत्य कला का सवाल है, और सबके बारे में कुछ कह पाना बड़ा कठिन है, फिर भी कुछ इमारतें हैं ऐसी जो है जो जिनके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। अब जैसे जो ब्रिटिश काल के दौरान अधिकांश स्मारकीय संरचनाओं को कई उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था और वर्तमान में उपयोग किया जाता है इनका जो है। तो साथियों, हम बात करेंगे कुछ इमारतों की जिनका मैंने नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अधिकांश महत्वपूर्ण संरचनाएं जैसे उल्टा किला। तो उल्टा किला जो है ये प्रयागराज शहर से वाराणसी की ओर जब आगे हम जाते हैं, यानी झूसी जिसे हम कहते हैं, शास्त्री ब्रिज है गंगा नदी के ऊपर, उसको पार करके जब हम झूसी के इलाके में आते हैं तो वहाँ पर जो है हमें कुछ टीले, कुछ खंडहर जो है वो दिखाई देते हैं। अब तो इसे ही जो है वो उल्टा किला का नाम दिया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा। कहा जाता है कि यहाँ पे प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगर बसा हुआ था और ये चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी थी। चंद्रवंशीय, माफ कीजिएगा, राजाओं की राजधानी थी। तो झूसी के नामकरण वो उल्टे किले को लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ और बहुत सारी कहानियाँ वहाँ स्थानीय लोगों में प्रचलित हैं। तो मुख्य इलाहाबाद शहर से 4 किलोमीटर दूर गंगा उस पार यह स्थान है। इसी तरह से मिंटो पार्क, इलाहाबाद, आप जानते हैं जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी तो उसके बाद यहाँ पे एक जो है लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी, एक घोषणा पत्र यहाँ पे पढ़ा था महारानी विक्टोरिया का। तो ये इसी स्थान पे पढ़ा था। मिंटो पार्क जो है में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारत के वायसराय रहे चार्ल्स कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में ही पढ़ा, पर 9 नवंबर 1910 को लॉर्ड मिंटो ने एक पार्क की आधारशिला रखी जिसे लोग मिंटो पार्क के नाम से जानते हैं। यानी कि घोषणा पत्र कैनिंग में पढ़ा, लेकिन बाद में मिंटो जब यहाँ पे आए वायसराय बन के तो उन्होंने यहाँ पे पार्क की आधारशिला रखी। और आज भी ये पार्क है। सवेरे बहुत सारे लोग जो है उधर रहने वाले लोग इलाहाबाद के उस क्षेत्र में आसपास के मोहल्लों के लोग वहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं और बहुत अच्छा बना हुआ है। इसी तरह से हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बातचीत करें या इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की, तो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन भी जो है बहुत पुराना है और उसकी भी जो स्थापत्य शैली है वो यूरोपियन और भारतीय शैली का मिश्रण है। और
उसका निर्माण जो है 1859 ईस्वी में हुआ था। अब उस समय इतना विस्तृत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब काफ़ी बड़ा स्टेशन बन गया है। आधुनिक युग में कुंभ मेलों की वजह से इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। पिछले लगभग 10 सालों में बहुत परिवर्तन यहाँ आया है, इसका काफ़ी विस्तार कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात हम करें तो उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की सीट जो है वो 1869 ईस्वी में आगरा से इलाहाबाद हस्तांतरित कर दी गई थी और 11 मार्च 1919 को जारी एक पूरक पेटेंट पत्र द्वारा 1919 में इसका नाम बदल करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय या इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। यह नाम अभी भी चल रहा है। तो इलाहाबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय औपनिवेशिक वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कई इमारतों का एक समूह है और जो सरकारी प्रेस के साथ ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक परिसर का निर्माण करती थी। इसमें कई इमारतें हैं, लगभग 4 महत्वपूर्ण इमारतें हैं और इनकी जो सेटिंग है वो शानदार है, बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है और इट्स ग्रैंड एंड आर्किटेक्चरली इम्प्रेसिव बिल्डिंग अ ब्लेंड ऑफ इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये जो है इट इज़ ग्रैंड एंड आर्किटेक्चरली इम्प्रेसिव बिल्डिंग अ ब्लेंड ऑफ इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। इसी तरह से प्रयागराज का जो है वो मेयो मेमोरियल हॉल है। 1879 में आर राकेल बैने ने इसे बनवाया था। इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। 19वीं और 20वीं सदी की औपनिवेशिक स्थापत्य कला का ये बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है और यह इमारत थार्नहिल और मेमोरियल लाइब्रेरी के पास में है। इसके हॉल करीब 180 फीट ऊंचे हैं और इनकी आंतरिक साज सज्जा देखते ही बनती है और जिसकी डिज़ाइन जो है वो लंदन के साउथ केसिंगटन म्यूजियम के प्रोफेसर कैम्बल ने की थी। म्योर सेंट्रल कॉलेज या म्योर कॉलेज इलाहाबाद, इसकी जो है नींव पड़ी थी 1872 ईस्वी में प्रयाग में। उच्च शिक्षा के लिए स्थापित जो है एक कॉलेज था। इसकी स्थापना विलियम म्योर द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम म्योर सेंट्रल कॉलेज पड़ गया। तो इलाहाबाद यह कॉलेज जो है वो 1921 तक स्वतंत्र रहा, किंतु 1921 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये उसका एक हिस्सा बन गया, उसमें सम्मिलित, उससे एफिलिएटेड हो गया आप कह सकते हैं, या उससे संबद्ध हो गया, या उसी का एक पार्ट बन गया। इसी तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हम करें, जिसका फाउंडेशन जो है वो 1887 में रखा गया था। धीरे धीरे जो है वो देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बन गया, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था और आज भी उत्तर भारत में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो पहली पसंद है, क्योंकि कंपटीशन देने वाले जो छात्र हैं वो इलाहाबाद को बहुत पसंद करते हैं और निश्चित रूप से वहाँ सफल हो करके वहाँ से जाते हैं। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एजेस ऑफ सर विलियम म्योर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंस के सर विलियम म्योर द्वारा, जो वहाँ के यूनाइटेड प्रोविंस के संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और बिल्डिंग की डिज़ाइन जो है सर विलियम एमरसन ने बनाई थी। तो इसका जो आर्किटेक्चर है, द आर्किटेक्चर ऑफ द कॉलेज प्रेमाइसेस रिफ्लेक्ट्स इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम इजिप्ट, इंग्लैंड एंड इंडियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। यहाँ पर मिस्र, इंग्लैंड और भारतीय स्थापत्य कला का सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह से मित्रों, हम आनंद भवन की बात करें, मैं केवल मुख्य भवनों की, क्योंकि यहाँ संरचनाएं बहुत हैं। तो आनंद भवन जो है वो इसके स्थापत्य कला के बारे में कहना कुछ भी जो है एग्जैक्टली कुछ कहना बड़ा कठिन है, लेकिन जो है ये यहाँ पे
हम ये देख सकते हैं कि सुंदर जो है छतरियाँ बनी हुई हैं, जालियाँ बनी हुई हैं, और साथ ही साथ बड़े बड़े कमरे हैं, हॉल हैं, बड़े बड़े बरामदे हैं। और जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बड़ी बड़ी कोठियाँ बना करती थी, तो उसी तरह के जो है ये कोठी है। इसमें जो छतें हैं वो काफ़ी ऊंची हैं, लंबे लंबे जो है इसमें स्तंभ हैं, खंभे हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। तो ये सब जो है कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो था या औपनिवेशिक वास्तुकला जो था, उसकी एक झलक हमें इस भवन में दिखाई देती है। इंटीरियर्स जो है वो शानदार वुडवर्क इंटीरियर्स में हुआ है, जिसमें टीक और महोगनी वगैरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, और उनसे सुंदर शोकेस वगैरह इसके अंदर बनाए गए हैं। इसी तरह से इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की बात हम करें, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी जो है, जो कि संभवतः 1864 से प्रारंभ हुआ था, 1878 में पूरा हुआ। और तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इस इमारत को रिचर्ड रॉस्केल बेनर ने डिजाइन किया था, और इसे स्कॉटिश बैरोनियल रिवाइवल वास्तुकला का जो है एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। अब मित्रों, इलाहाबाद म्यूजियम की बात करें, इलाहाबाद संग्रहालय जो है ये 1931 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इलाहाबाद म्यूजियम जो है वो राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है, और उसमें बहुत सारी प्राचीन काल की, आधुनिक काल की, मध्यकाल की जो सामग्रियां हैं वो संग्रहित हैं। ढेर सारी मूर्तियां हैं, ब्रिक्स हैं, यहाँ तक कि सैंधव सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भी इसमें रखे गए हैं। प्रागैतिहासिक काल के भी जो स्टोन टूल्स हैं, यानी पत्थर के जो उपकरण हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद की जो माउजर पिस्टल है वो भी रखी हुई है। आधुनिक भारत से संबंधित जो है बहुत सारी सामग्री यहाँ पे उपलब्ध है। तो इस तरह से मित्रों बहुत हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण म्यूजियम है ये। जब आप इलाहाबाद जाएं तो आप केवल संगम में स्नान न करें, बल्कि इलाहाबाद में कंपनी बाग में अल्फ्रेड पार्क में स्थित जो ये म्यूजियम है उसको भी आप अवश्य देखें। तो ये सारी संरचनाएं जो हैं ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि जैसी सामग्रियों से निर्मित हुई हैं। शैली की बात हम पहले कर ही चुके। अब हम थोड़ा सा जो है वो समाप्त करने के पहले थोड़ा अगर हम आगरा की बात ना करें, क्योंकि जब यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, यानी संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो उस समय आगरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। तो इसके पहले एक बात और, इलाहाबाद में एक चीज़ के बारे में और बताना चाहूँगा। जो नैनी का पुल है पुराना वाला, तो नैनी और इलाहाबाद के बीच जो पुल है वो इसके लिए बनाने की बात 1855 में तय हो गई थी, लेकिन 1859 में या 1859 में इस पर काम शुरू हुआ, और पुल को 15 अगस्त 1865 में जनता के लिए खोल दिया गया। तो ये पुल जो है वो ऊपर नीचे इसमें जो है ट्रेन जाती है, और साथ ही साथ इसमें जो है बसेस, कार वगैरह भी जाती हैं। तो ये पुल जो है दिल्ली हावड़ा रेल लाइन को भी जोड़ती थी। पुल की लंबाई 3150 फीट के करीब है। इस पुल के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ वगैरह प्रचलित हैं, लेकिन इस पुल के निर्माण में काफ़ी लोहा लगा हुआ है, और ये अपने आप में एक अनूठा पुल माना जाता है। अब आइए हम आगरा की बातचीत कर लें थोड़ा सा। आगरा में बहुत सारी जो है बिल्डिंग्स हैं, ये जो कि संयुक्त प्रांत की राजधानी का काम एक समय आगरा करता था, बाद में इलाहाबाद हो गया, और आजकल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो यहाँ पे एक रोमन कैथलिक सिमेट्री है, जिसे हम लोग रेड ताजमहल भी कहते हैं, यानी लाल ताजमहल। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट, इफ नॉट द अर्लीस्ट, सबसे पुरानी बिल्डिंग है यूरोपियन शैली की आगरा में। और
रोमन कैथलिक सेमेट्री है। और यहाँ पे जो है जो यात्री जाते हैं आगरा में, उनके लिए जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी भी जो है ये बहुत अच्छी अवस्था में है। इसी तरह से यहाँ पे सेंट जॉर्ज का कैथेड्रल है, जो कि कैंटोनमेंट में एरिया में जो है वो स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी डिज़ाइन जो है कर्नल जेटी बोलियो ने किया था, जो कि कैंटोनमेंट में जो है गैरिसन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे 1826 ईस्वी में। ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और इसमें वाइट कलर का प्रयोग हुआ है। और ये कन्वेंशनल डिज़ाइन जो है यूरोप की चर्च वगैरह बनाने की, तो उसी तरह से इसका निर्माण हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो प्रवेश द्वार या सामने का भाग है बहुत ही प्रभावशाली है। इंटीरियर जो है वो भी बहुत सुंदर है। बड़े बड़े इसमें कॉलम्स हैं यानी खंभे हैं, और वॉल्टेड रूफ्स आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ गॉथिक शैली में बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। इसी तरह से वजीरपुरा में जो है वो एक कैथेड्रल है रोमन कैथलिक, और जिसे कहा जाता है कि 1848 ईस्वी में ये भी गॉथिक शैली में बनाया गया था। इसी तरह से आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज है। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा जो है ये 1850 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और इसे स्थापित किया गया था चर्च मिशनरी सोसाइटी द्वारा। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज था, आज भी है। और इसमें जो है उस समय 1869-70 में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 300 विद्यार्थी पढ़ते थे, जिसमें 199 हिंदू थे और 76 मुस्लिम थे। एग्जैक्ट फिगर शायद 297 थी, और 22 जो है क्रिश्चियंस थे। 1914 में सर स्विंटन जैकब ने जो है इसको और अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गॉथिक शैली में, और इसमें जो है लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आगरा में थॉमसन हॉस्पिटल है। थॉमसन हॉस्पिटल जो है वो 1954 ईस्वी में जो है एसन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी ब्रिटिश मिलिट्री डॉक्टर्स के द्वारा। और तो एसन मेडिकल कॉलेज जो था वो ओरिजिनली जो है थॉमसन स्कूल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर जेम्स थॉमसन, जो इस कॉलेज के फाउंडर थे। तो बाद में जो है यहाँ पे जब हॉस्पिटल बनाया गया तो उसको जो है वो थॉमसन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाने लगा। इसी तरह से स्ट्रेची ब्रिज है, रेल रोड ब्रिज है। 1860 में इसका निर्माण किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और बाद में जो है इसको ईस्ट इंडियन रेलवे जो है के नाम से जाना जाने लगा, जो कि पूर्वोत्तर और जिसे रेलवे को यानी पूर्व और उत्तर के रेलवे को आपस में जो है वो जोड़ता था। तो इस तरह से मित्रों आगरा भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही साथ अगर एक इमारत की चर्चा और हम ना करें तो हमारा जो विवरण अधूरा रह जाएगा, वो है दयाल बाग। तो ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर दयाल बाग में स्वामी बाग मंदिर अर्थात यह परम प्रभु का उद्यान है यहाँ पे। और 1904 में दयाल बाग जो है, दयाल बाग जो बोलते हैं इसे, वो गार्डन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, अंग्रेजी में अगर हम इसको कहें तो कह सकते हैं गार्डन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो ये एक्चुअल में दयाल बाग जो है एक बहुत शानदार भवन है, और 1904 ईस्वी में आरंभ हुआ था, और लगभग इसको बनने में
100 साल का समय लगा, और 100 साल से भी ज़्यादा का समय लगा इसको बनने में, और अभी भी इस पे कुछ न कुछ काम चलता रहता है। तो ये सफ़ेद और गुलाबी संगमरमर से बना हुआ भवन है। एक मंदिर इसमें बहुत सुंदर है, और मंदिर के में जैसे ताजमहल में पीटाटूरा शैली में अलंकरण हुआ था, तो उसी तरह का अलंकरण जो है यहाँ भी देखा जा सकता है। तो बहुत सारे हरे, पीले और विभिन्न रंगों के मोज़ेक किए हुए पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। और अगर आप दयाल बाग जो है न देखे आगरा जाकर के, तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। तो 1861 ईस्वी में स्थापित राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय का जो मुख्य कार्यालय है वो दयाल बाग में ही है, और मंदिर में इस संप्रदाय के जो संस्थापक श्री श्री स्वामी महाराज की समाधि भी बनी हुई है। और तो ये यहाँ पे जो है वो आप विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों मैंने, हालांकि बड़ा कठिन कार्य था, फिर भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया अपने तरह से, कुछ नोट्स वगैरह के साथ भी, और कुछ चीज़ें मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन की। औपनिवेशिक वास्तुकला वास्तव में इसके बहुत सारे नमूने हैं, इतने इसके नमूने हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने तो केवल 2-3 शहरों को लिया, लखनऊ को लिया मैंने, प्रयाग को लिया और आगरा को लिया, जो ये 3 महत्वपूर्ण शहर ब्रिटिशर्स के ज़माने में थे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्मारक हैं, बहुत सारे भवन हैं, बहुत सारे ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जिनके बारे में आप जान सकते हैं। और ये आपको बहुत सारे, आपको इंटरनेट वगैरह पे भी काफ़ी मिल जाए। तो ये वीडियो मैंने आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनाया है, जो उपयोगी है। मैंने आपके पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखे, जिसमें प्रयागराज के ऊपर, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर एक प्रश्न आया हुआ है अलग से, तो इसलिए मैंने प्रयागराज पे काफ़ी फोकस किया। हो सकता है अगली बार लखनऊ पे या आगरा पे भी आ जाए। तो और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे अयोध्या में मंदिर हैं, मथुरा में बहुत सारे मंदिर वगैरह बन रहे हैं, इस्कॉन के मंदिर बन रहे हैं, बिड़ला मंदिर हैं, बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो है बिड़ला मंदिर है। ऐसे तमाम बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स वगैरह आजकल बन रहे हैं, उन सब की स्टाइल भी जो है वो अध्ययन करने योग्य है। कभी अवसर मिलने पे उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे निश्चित रूप से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए मित्रों के साथ, और कमेंट भी कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। और भी जो आप चाहते हो मुझे बताइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये सीरीज चलती रहेगी। तो शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। अब अगली वीडियो जो होगी वो म्यूजियम्स और आर्काइव्स के ऊपर होगी उत्तर प्रदेश के। तब तक के लिए शुभ रात्रि।